हेलो फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट सीरीज के नए टॉपिक के साथ मैं फिर से तैयार हूं। मेरा नाम है डॉक्टर संजन कुमार। मैं आज एक नए टॉपिक को लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, जिसका नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अंग्रेजी देखें तो नाम होता है रिनाशा। वैसे पुनर्जागरण का बहुत सारा संदर्भ हो सकता है, लेकिन आज जिस संदर्भ की मैं बात करूंगा वह आपके विश्व इतिहास से जाकर के जुड़ता है। जब हम विश्व इतिहास को पढ़ते हैं तो उसका पहला ही टॉपिक आपका पुनर्जागरण आता है, रिनाशा आता है। विनाशा हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि यह दिखाया जाए कि जो यूरोप है, जिस यूरोप को अभी आप देखते हैं बहुत ही आधुनिक है, खास करके एशिया की तुलना में, वह यूरोप आखिर आधुनिक बना कैसे, किस वजह से यूरोप आधुनिकता के चोले को पकड़ सका और एशिया उस रूप में आगे नहीं बढ़ सका जैसा कि उसको बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट देखा जाए तो अमेरिका से भी पहले यूरोप ही बहुत अधिक डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूरोप एक आधुनिकता के नाव पर सवार होकर के सबसे आगे निकल गया? तो यहां पर पुनर्जागरण को हम इसका एक मुख्य उत्तरदायी कारक मानते हैं। केवल पुनर्जागरण नहीं है, यह नहीं कह सकते कि केवल पुनर्जागरण के कारण ही यूरोप का आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन पुनर्जागरण भी एक मेजर फैक्टर था। यहां इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुनर्जागरण है क्या और पुनर्जागरण का यूरोप के सभी क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव पड़ा। वैसे पुनर्जागरण यानी रेनाशा की परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। यूरोप के संदर्भ में पुनर्जागरण की परिभाषा कुछ अलग होगी। भारत के संदर्भ में देखेंगे 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार को भी हम पुनर्जागरण कहते हैं। लेकिन जिस रिनाशा की बात कर रहे हैं, जिस पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, वह यूरोप में इटली के अंदर प्रारंभ होता है। जो इटली देखते हैं, जहां पर प्राचीन रोमन साम्राज्य था, वहां पर यह पुनर्जागरण प्रारंभ होता है, जो प्रारंभ में मुख्यतः साहित्य के रूप में दिखता है, यानी साहित्य में पुनर्जागरण होता है। यानी पहले हम देखते हैं लेखन में आपको जो लेखक हैं वो नई नई विचारधारा को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं और धीरे धीरे यह पुनर्जागरण की भावना जीवन के अन्य पहलुओं के साथ जुड़ती चली जाती है, जिसको अपना करके यूरोप धीरे धीरे आधुनिक बन जाता है और जो प्राचीन परंपराएं थी, खास करके कहे तो मध्यकालीन जो परंपराएं थी, उसको वह छोड़ने में कामयाब रहता है। हालांकि संपूर्ण यूरोप में एक साथ पुनर्जागरण नहीं आएगा, अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय पर आएगा। यह स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही पढ़ते हैं कि भूगोल का इतिहास के निर्माण पर प्रभाव तो होता ही होता है। तो मैं यहां पर आपको बहुत कम समय में, मैं बहुत लंबा क्लास ये नहीं लेना चाहता कॉन्सेप्ट सीरीज में, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझना है। और ध्यान रखिएगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी प्रारंभ हो रहा है, तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे और पहले से आपको ये टॉपिक क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के मेजर टॉपिक हैं उसको पहले ही आपको कवर कर दूं। तो सबसे पहले देखते हैं पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और शाब्दिक अर्थ होने के बाद यह देखना होगा कि यूरोप के संदर्भ में पुनर्जागरण की क्या महत्ता है। तो मुश्किल से 3-4 स्लाइड मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जरा इसको फटाफट देख लीजिए क्या कहता है। मैं बीच बीच में समझाता हुआ चलूंगा। यहां पर कहने की कोशिश हो रही है, जैसे ये देखिए यूरोप है, ये आधुनिक यूरोप है जिसको हम मैप के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें जितने भी देश हैं, आपका रसिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, मालदीव है, आपका यहां पर देखेंगे खास करके जो आपको देखने वाली जरूरत होती है वह होती है आपकी इटली की, क्योंकि इसी इटली की चर्चा हमने की। और यहां पर आप देखेंगे ग्रीस, और यहां जो आप एरिया देखते हैं इसी को हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं। जो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, कुस्तुनतुनिया को ही वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं, तो कुस्तुनतुनिया के पतन का भी प्रभाव हम पुनर्जागरण पर देखते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण का काल हम मोटे तौर पर मानते हैं कि 1350 से लेकर के 1550 तक रहा। यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यह काल चलता है। उसके बाद यूरोप आधुनिक बनने की तरफ आगे बढ़ता है और आधुनिकता को और भी आगे बढ़ाने में एक इनलाइटेनमेंट का युग आता है, जिसको हम प्रबोधन का चिंतन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे विचारक, न्यूटन है, रूसो है, कांट है, वाल्तेयर है, सब वहां पर आपको दिखाई देने लगेंगे। मैं प्रबोधन के चिंतन वाले पर या प्रबोधन के काल पर अलग से वीडियो ले आऊंगा। पहले आप पुनर्जागरण पढ़ेंगे, फिर प्रबोधन का काल पढ़ेंगे, तो फिर आपको और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसका भी प्रभाव रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रभाव रहे जिसने पुनर्जागरण को प्रभावित किया। मुख्यतः जो एक रहता है कि ये जो एरिया आप देखते हैं ना, ये बिजेंटियन साम्राज्य का काल है। बिजेंटियन साम्राज्य क्या है? पूर्वी रोमन साम्राज्य है वर्चुअली,
जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, इस साम्राज्य का यहां से पतन हुआ, तो यहां पर विजेंटियन जो क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया क्षेत्र है, उसको आधार बना करके एक साम्राज्य की स्थापना होती है। वह भी रोमन साम्राज्य ही है, क्योंकि यहीं के लोग जाकर के यहां पर राज्य की स्थापना करते हैं। बेजेंटाइन नामक शासक ने किया था, इसलिए इसको बेजेंटियन साम्राज्य कहते हैं। बिजेंटियन साम्राज्य का जब धीरे धीरे ह्रास होने लग जाता है, तो यहां के विद्वान भाग करके फिर यहां आ जाते हैं, क्योंकि इटली इसलिए आते हैं कि इटली प्राचीन रोम की राजधानी थी और पहले से ही प्रबुद्ध विचारधारा यहां पर स्थापित है। तो यहां के विद्वान चले आते हैं, कहां से? पलायन करके इटली के क्षेत्र में आ जाते हैं। और इटली में मुख्यतः साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभ में एक पुनर्जागरण आता है। जैसे कि पहले माना जाता है यूरोप में कि लैटिन भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, लेकिन बाद में लैटिन भाषा के समानांतर अन्य भाषाओं का भी विकास हुआ और अन्य भाषाओं में भी साहित्य लिखे जाने लगे, जिससे जन सामान्य भाषा और साहित्य के साथ जुड़ सका। जैसे भारत में भी आपने देखा कि भारत में पहले प्राकृत भाषा हुआ करता था, तो प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी, इसलिए प्राकृत भाषा में आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देखेंगे कि अपना उपदेश देता है। संस्कृत साहित्य को हम एलीट क्लास की भाषा मानते हैं, अभिजातीय वर्ग की भाषा मानते हैं। तो जैसे ही हम जन सामान्य के साथ जुड़ते हैं, कोई भी धर्म सुधारक जन सामान्य के साथ जुड़ना चाहेगा, वह एलीट भाषा में अपने उपदेश को नहीं देता है, वह जन सामान्य की भाषा में अपने उपदेश को देता है। तो जैसे लैटिन जो भाषा है, यूरोप की एक एलीट क्लास की भाषा हुआ करती थी, लेकिन पुनर्जागरण के फलस्वरूप अन्य भाषाओं में भी साहित्य लिखे जाने लगे। धर्मतंत्र का प्रभाव कम हुआ, जैसे चर्च व्यवस्था, जिसको हम एक अलग से टॉपिक बनाया जा सकता है, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, पवित्र रोमन साम्राज्य, ये सब अलग अलग टॉपिक आपके आ सकते हैं, क्योंकि ये सब सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन है बड़ा मजेदार, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में काम भी देता है। यहां हमने देखा बिजेंटियन साम्राज्य का पतन होता है, धीरे धीरे विद्वान रोमन क्षेत्र में आते हैं और रोमन क्षेत्र में साहित्य के माध्यम से नई विचारधाराओं का समावेशन करते हैं, जिसको कि यूरोप ग्रहण करता है और यूरोप धीरे धीरे आधुनिक हो जाता है। कैसे होता है, किस क्षेत्र में होता है, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने देखा, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, पुनर्जीवित होना या पुनर्जागृत होना। शाब्दिक अर्थ है, ये तो आप भी जानते हैं और इसमें समझने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर पुनर्जागरण की चर्चा हम यूरोप के इतिहास के संदर्भ में कर रहे हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, पुनर्जीवित होना, पुनर्जागृत होना। यहां पर पुनर्जागरण किसी व्यक्ति के जागृत होने के संदर्भ नहीं है कि कोई व्यक्ति जग गया, इसके संदर्भ नहीं, यह एक सांस्कृतिक शब्द है। यह क्या है? यह एक सांस्कृतिक शब्द है जो किसी सभ्यता के आधुनिक बनने के संदर्भ में, यानी एक सभ्यता अपने मध्यकाल की विरासत को छोड़कर आधुनिकता में प्रवेश कर रहा है, उस संदर्भ में यहां पर पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे तो पुनर्जागरण सभी सभ्यताओं के संदर्भ में एक सांस्कृतिक शब्द होता है, लेकिन यहां इसका उल्लेख हम किसके संदर्भ में करेंगे? तो केवल आधुनिक यूरोप के संदर्भ में करेंगे। आशा करता हूं कि यहां तक बातें आपने समझी होंगी। नेक्स्ट देखेंगे कि यूरोपीय संदर्भ में पुनर्जागरण चेतना आधुनिक युग की, क्या कहता है कि यूरोपीय संदर्भ में पुनर्जागरण चेतना आधुनिक युग की परिकल्पना से जुड़ी हुई है। यानी यूरोप अगर आधुनिक हुआ है, वह पुनर्जागरण के प्रभाव से हुआ है, जो कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होती है। जनरली आप डेट देखेंगे, यहां पर माना जाता है 1350 से लेकर के 1550 के बीच का काल। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती है विभिन्न क्षेत्रों में, कुछ ऐसे विकास होते हैं जिसको मानते हैं कि पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ है। माना जाता है कि इस अभिव्यक्ति के माध्यम से ही आधुनिक यूरोप का उद्भव होता है। माना यह भी जाता है कि पुनर्जागरण की भावना के साथ ही यूरोप में मध्य युग का अवसान हुआ। अब देखिए, मिडिवल एज हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि तुर्की शासन की स्थापना से पहले ही कुछ ऐसी प्रवृत्ति घर कर जाती है, जैसे सामंतवादी शासन व्यवस्था, उत्पादन की स्थानीय पद्धति, शासन पर धर्म का प्रभाव, व्यापार वाणिज्य का ह्रास। ये सारी प्रवृत्ति मध्यकालीन प्रवृत्ति के तौर पर परिगणित होती है। तो आप यह समझ लें कि जो प्रवृत्ति भारत में मध्यकाल के उदय के लिए रहा है, वही प्रवृत्ति यूरोप में भी रहा है। जिस किसी कालखंड को हम मध्यकाल कहते हैं, उसकी एक सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो माना जाता है कि पुनर्जागरण के माध्यम से यूरोप मध्यकाल से निकल करके आधुनिक काल में एंट्री कर रहा है। माना जाता है कि पुनर्जागरण की भावना के साथ ही यूरोप में मध्य युग का अवसान हुआ, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी।
मध्ययुग की विशेषताएं हर जगह समान होती है, यहां पर भी, भारत में भी या यूरोप में भी। क्या हुआ? राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद होता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का क्या मतलब है? फ्यूडलिज्म को हम क्या कहते हैं? फ्यूडलिज्म में असल में सत्ता का केंद्र जो है बहुत सारा हो जाता है। पहले क्या होता था कि राजा है और राजा के अधीन प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लेकिन जब हम भूमि अनुदान की पद्धति को स्थापित करते हैं, भारत में देखते हैं भूमि अनुदान की पद्धति स्थापित हुई, बड़े बड़े भूमि अनुदान दिए गए, तो जिसको भूमि अनुदान दिए गए उनको चूंकि स्वायत्त अधिकार भी दिया गया, तो धीरे धीरे वही स्वतंत्र होते चले गए। केवल एक परिभाषा सामंतवाद के उद्भव की यह नहीं है। आर.एस. शर्मा की जब बुक को पढ़ते हैं, सामंतवाद का उद्भव कैसे हुआ भारत में, या सामंतवाद करके एक बुक ही आती है आर.एस. शर्मा की, बहुत क्रिटिकल बुक है, बड़ा मजेदार है, अगर बढ़िया से समझ जाएंगे बहुत मजा आएगा। कभी मौका लगेगा तो खास करके फाउंडेशन बैच आपका आने वाला है तो उसमें तुम्हें बता ही दूंगा। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि सामंतवादी पद्धति जब भी स्थापित होती है तो राजा के अधिकार का विखंडन हो जाता है। यानी राजा कहने का तो राजा रहेगा, लेकिन उसके बहुत सारे अधिकार अलग अलग क्षेत्रीय लोक प्रयोग में लाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सत्ता के बहुत सारे केंद्र हो जाते हैं। और किसी भी परिवेश में, किसी भी समय विखंडित राज्य कभी अच्छा नहीं माना गया है। हमेशा चक्रवर्ती शासन की अवधारणा या बड़े राज्य की अवधारणा को ही अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में परिगणित किया जाता है। तो जब हम सामंतवादी पद्धति देखते हैं तो यह एक मध्यकालीन पद्धति है। इसलिए मध्यकाल की क्या विशेषता है? राजनीति में सामंतवाद होगा, आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थानीय पद्धति होगी, क्योंकि सत्ता के बहुत सारे केंद्र होंगे, इसलिए उत्पादन की स्थानीय पद्धति होगी, यानी कृषि पद्धति का अधिक विकास हो जाएगा। फिर होगा धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य, यहां दो है, खास करके मध्यकाल के परिप्रेक्ष्य। पवित्र रोमन साम्राज्य का मतलब है कि जब आप पढ़ेंगे एक क्रूसेड हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध का मतलब है कि ईसाइयों में एक चेतना जगी और जर्मनी साम्राज्य को आधार बना करके, यानी जर्मनी को आधार बना करके कुछ ईसाई राजा ऐसे हुए जिन्होंने कि यूरोप से बाहर निकल करके कुस्तुनतुनिया होते हुए और सीरिया की तरफ यानी एशिया की तरफ प्रसार करना चाहा, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके प्रत्युत्तर में जो मुस्लिम साम्राज्य है वह भी यूरोप में एंट्री करना चाहता है, जिसमें हम देखते हैं 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन भी हो जाता है। जो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ उसको हम धर्म युद्ध कहते हैं। और इस धर्म युद्ध की परिकल्पना के बाद हम देखते हैं एक पवित्र रोमन साम्राज्य उद्भव होता है, रोम को आधार बना करके। रोम मतलब इटली वाला, जो कि यह बताता है कि जो ईसाई धर्म है या ईसाई धर्म की रक्षा का दायित्व कौन शासक ले रहा है, इसकी और व्याख्या हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर डाइवर्ट नहीं होंगे। तो पवित्र रोमन साम्राज्य और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का मतलब है कि जनजीवन में चर्च का महत्वपूर्ण स्थान स्थापित हो जाना, यानी आपकी न्याय व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस पर चर्च के कानून को लागू किया जाना, उसको हम चर्च व्यवस्था कहते हैं। लेकिन यह मध्यकालीन प्रवृत्ति है, धर्मतंत्रीय व्यवस्था जो है वह मध्यकालीन प्रवृत्ति होती है और इसके स्थान पर आधुनिक पद्धति स्थापित हो रही है। इसलिए कहा गया कि धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व होता था। आधुनिकता जैसे आएगी ये सब व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दर्शन के क्षेत्र में रूढ़िवादी तर्कशास्त्र समाप्त हो जाएगा जब मध्यकाल की समाप्ति होगी। मध्यकाल की विशेषता है कि हम जो फिलॉसफी देते हैं रूढ़िवादिता है। जैसे कि गैलीलियो नहीं था तो हम लोग मानते थे कि सूर्य क्या है, एक भगवान है। गैलीलियो ने कहा नहीं सूर्य, या गैलीलियो ने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, या दूरबीन का हमने आविष्कार कर लिया, ग्रह का विकास कर लिया। केपलर ने कहा कि नहीं पृथ्वी सूर्य की तरफ नहीं, मतलब सूर्य पृथ्वी की तरफ नहीं घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमती है, बल्कि पृथ्वी तो स्थिर है और पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है। बहुत दिनों तक तो सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम देखते हैं एक जगह स्थिर होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहता है, लगता है सूर्य हमारा चक्कर काट रहा है, यानी पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, जबकि है तो उल्टा। तो जो पहला तर्कशास्त्र है वह कहेगा कि नहीं सूर्य स्थिर है, सूर्य को तो हम एक जगह स्थिर देखते हैं, मतलब जो है पृथ्वी एक जगह स्थिर है क्योंकि पृथ्वी को हम स्थिर देख रहे हैं और सूर्य ही चक्कर काट रहा है। जबकि विज्ञान ने यह साबित कर दिया, जब वैज्ञानिक बुद्धिबोध आएगा तो साबित कर दिया कि स्थिति उल्टी है। यह सारी मध्यकालीन प्रवृत्ति थी जिसका त्याग कर दिया गया और जिसका त्याग पुनर्जागरण के आगमन के साथ होता है। पुनर्जागरण की भावना समृद्ध होते ही क्या होता है? पुनर्जागरण की भावना की समृद्ध होते ही
यूरोप की मानसिकता जो है आधुनिकता की तरफ अग्रसर हो चला, जिसके मुख्य तत्व किस प्रकार से आधुनिकता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उत्सुकता और जिज्ञासा और खोजी पद्धति का उदय। जब हमारे पास रूढ़िवादिता समाप्त हो गई, हम जिज्ञासा देखेंगे, जैसे कोई भी चीज देखते हैं तर्कशास्त्र उत्पन्न होता है, तार्किक बुद्धिबोध जब विकास होता है तो हम नई चीजों को खोजने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए हम खोजी पद्धति का उदय करते हैं, यानी हमारे दिमाग में एक रीजनेबल चीजें दिमाग में घर कर जाती है कि किस प्रकार से हम किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। कोई समस्या के समाधान का एक तरीका नहीं हो सकता है। पहले किसी मनुष्य को सांप काट लेता था तो मान के चलते थे कि ये दैव योग है, लेकिन बाद में हम लोग वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं। पहले लोग मर जाता था, लगता था कि चलो, या हार्ट अटैक आ गया तो लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन अब विज्ञान ने इस बात को साबित कर दिया ना कि उसका भी तोड़ है। जब हम खोजी दृष्टिकोण को रखेंगे, इसका मतलब है कि हम आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। साहसिक मनोभावों का उदय होता है। अब समुद्र के पार क्या है, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, कहता तक समुद्र में राक्षस होता है। हम लोग भी रामायण में पढ़ते हैं कि बजरंगबली जब नहीं गए थे लंका, कभी आपने रामायण अगर दृष्टांत पढ़ा होगा, अगर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें तो यह पता ही नहीं था कि श्रीलंका जाने में कौन सी बाधा है। जब बजरंगबली चले तब उनको पता चला तारका है, ये है, वो है। तारका नहीं थी, कोई और राक्षसी थी। तब पता चला कि समुद्र के बीच में ये बाधा है। राक्षस या राक्षसी क्या है, एक बाधा को दिखाता है और बाद में उस बाधा को दूर करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में आवाजाही बड़ी आसान हो गई। हमने पुल भी बना दिया, जैसा कहा जाता है शास्त्र में। तो साहसिक मनोभावों का उदय होगा, तभी हम कुछ नया करने की स्थिति में आएंगे। व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिगत उपलब्धियों का गुणगान करना, यानी व्यक्ति सर्वोपरि है। व्यक्ति के पास असीम क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, इसका गुणगान करना बड़ा जरूरी है। व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है। जैसे कहा जाता है ना, नास्तिक वही नहीं है जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता हो, नास्तिक वह भी है जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं। तो व्यक्ति की महत्ता को समझना क्या दिखाता है, आधुनिक तर्कशास्त्र हमें सिखाता है। धर्मनिरपेक्षता की भावना आती है, यानी सभी धर्मों का हम सम्मान करें, सभी परंपराओं के बारे में समझें। फिर हम देखते हैं मानववाद, यानी मानव की सार्वभौम मर्यादा पर बल, कि मानव है तो मानव के अपने अधिकार है। इसको हम मानवतावाद कहें कि मानव या जीव के अपने अधिकार हैं। इस बात की मान्यता अगर हम देने लगते हैं, इसका मतलब है तार्किक तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आधुनिकता की पहचान होती है। ये सारी बातें पुनर्जागरण के कारण ये सब बातें यूरोप में घर करने लगी और धीरे धीरे यूरोप आगे बढ़ने लगा। तो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ ही क्यों? अगर इस सवाल को देखें तो यूरोप में क्यों पुनर्जागरण होता है? आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि ने यूरोपीय पुनर्जागरण का आधार तैयार किया। इसने यूरोपीय संपर्क को बढ़ाया। नए नए विचारों से यूरोप के लोग समृद्ध हुए, नए नगर बसे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। कहने का संदर्भ है कि आर्थिक परिवर्तन ने हमारे चिंतन को प्रभावित किया। पहले भी हमने देखा था कि कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा 600 बीसी में, तो कितना चमत्कारिक फायदा हुआ। अभी हम छोटे छोटे क्षेत्र में सामंतवादी शासन व्यवस्था के तहत शासन कर रहे थे, अब एक छत्र शासन के अधीन व्यापार वाणिज्य को हम बढ़ा रहे हैं। व्यापार वाणिज्य की बढ़ोतरी होगी, नए नए क्षेत्रों से संपर्क होगा, नए नए विचारधाराओं को ग्रहण करेंगे, रूढ़िवादी विचारधाराओं का त्याग कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि ने यूरोपीय पुनर्जागरण का आधार तैयार किया। 11वीं और 12वीं सदी में चले धर्म युद्ध ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसके पश्चात पश्चिमी जगत के लोग पूर्वी जगत के संपर्क में आए और नए नए ज्ञान को प्राप्त किए। अब धर्म युद्ध में आगे पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में, या अलग से इसी तरह से सेपरेट टॉपिक ही ले आओ कि धर्म युद्ध एक्चुअल में था क्या। धर्म युद्ध का मतलब है कि यूरोप का जो ईसाईवाद है वह इस्लाम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, और इस्लाम यूरोप पर एक तरह से दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को इनक्रॉच कर रहे हैं। इसी में आप देखेंगे जो समस्या हाल के दिनों की यरूशलेम वाली है ना, इसी धर्म युद्ध का ही नतीजा है। यरूशलेम में देखेंगे कि चर्च भी है, ईसा मसीह का जो चर्च है वह भी है, मस्जिद भी बना हुआ है, क्योंकि वह तो इस्लाम का केंद्र रहा था। लेकिन जब ईसाइयों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो अपना चर्च बना लिया। फिर जो वहाँ के यहूदी थे उनका भी अपना धर्मस्थल बना हुआ है। इसलिए यरूशलेम को देखेंगे बहुत ही एक विवादित क्षेत्र हो जाता है। इस धर्मयुद्ध के कारण ही यरूशलेम का विवाद प्रारंभ होता है। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में जब धर्मयुद्ध प्रारंभ होता है तो यूरोप के लोग, भले वो विजेता थे,
एशिया की तरफ आते हैं और एशिया से बहुत चीज को ग्रहण करते हैं। जैसे आप देखेंगे कागज बनाने की कला पहले चीन के लोगों के पास थी, चीन के लोगों से अरबों के पास आई और अरबों से यह कला यूरोप चली गई और यूरोप में इसका तेजी से विकास हुआ। तो बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे वैज्ञानिक शोध को जो कि अभी तक एशिया तक सीमित था, उसको जानने का मौका यूरोप को लगा। खास करके गणित के क्षेत्र में बहुत चीजों को ग्रहण किया यूरोप वासियों ने। तो एक तरह से धर्म युद्ध ने भी यूरोप में आधुनिक विचारधारा के प्रसार में सहायता दी। भले निगेटिव तरीके से ही सही, धर्म युद्ध कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन उसका एक उप उत्पाद देखें तो बहुत सारे ज्ञान और विज्ञान का प्रवेश यूरोप में होता है। धर्म युद्ध ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन दिया और नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए। अब धर्म युद्ध कहां हो रहा है? उसी कुस्तुनतुनिया के रास्ते हो रहा है। और जब उसी कुस्तुनतुनिया के रास्ते हो रहा है तो वहां पर व्यापार वाणिज्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। और व्यापार वाणिज्य में बाधा उत्पन्न होने के कारण से खास करके पश्चिमी यूरोप के लोगों ने केप ऑफ गुड होप होकर के नए रास्ते को खोजने की पहल प्रारंभ कर दी, क्योंकि साहसिक मनोभावों का उदय भी हो गया था। तो नए व्यापारिक मार्ग की खोज हो रही है, तो उसने भी एक तरह से पुनर्जागरण के भाव को उद्बुद्ध करने में योगदान दिया। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति कहां होती है, किस क्षेत्र में हम देखते हैं पुनर्जागरण आता है? पुनर्जागरण की प्रथम अभिव्यक्ति इटालियन क्षेत्र में हुई, यानी इटली के क्षेत्र में हुई, क्योंकि इटालियन क्षेत्र ही पूरब और पश्चिम का प्रवेश द्वार था। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रही थी, वहां पर बौद्धिकता थोड़ी सी अधिक थी यूरोप की तुलना में। तो इटालियन क्षेत्र में सबसे पहले पुनर्जागरण देखा जाता है। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद बिजेंटियन क्षेत्र के विद्वान का प्रवासन भी सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में हुआ था। कुस्तुनतुनिया से जो विद्वान भाग करके आए पतन के बाद, वो कहां थे? इटली के क्षेत्र में आते हैं। और इटली पहले से प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजधानी रही थी, तो वहां के लोगों ने सबसे पहले पुनर्जागरण की भावना को ग्रहण किया। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। पहले माना जाता था कि केवल साहित्य के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन अब माना जाता है कि पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। कैसे? पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में होती है। लैटिन भाषा के स्थान पर अन्य भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। जैसे हम देखते हैं पेट्रार्क है, विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही जैसे भारत में भी देखते हैं कि कालिदास को कहा जाता है कि भारत का शेक्सपियर है, जबकि कालिदास तो कहीं पहले आए थे। कहना चाहिए शेक्सपियर को कि ये भारत का कालिदास है, यानी यूरोप का कालिदास है, लेकिन यूरोपीय इतिहास लेखन अपनी गुणगान को अधिक करता है। तो विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े अंग्रेजी के विद्वान हैं। इसी समय पुनर्जागरण की ही देन है, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। पेट्रार्क ने ही सर्वप्रथम अपने साहित्य के माध्यम से मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्हें मानवतावाद का पिता भी कहा जाता है पेट्रार्क को। इन्होंने भी नए नए साहित्य को लिखा और मानवतावाद को बढ़ाने में योगदान दिया। कला के क्षेत्र में हम देखते हैं माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनते हैं। जैसे माइकल एंजेलो को हम देखते हैं चर्च के या गिरजाघर के दीवारों को चित्रित करना, उसके डोम को बनाना, जैसे गोथिक स्थापत्य हुआ करता था। ये आप देखिए मोनालिसा का फोटो है। मोनालिसा का पेंटिंग बहुत फेमस माना जाता है और माना जाता है कि मोनालिसा के चेहरे पर जो मुस्कान है, क्या कहना चाहती है कौन मोनालिसा? तो लियोनार्डो दा विंची ने ये बनाया था और आज तक एक अबूझ पहेली है कि क्यों बनाया था, क्या इसका मकसद था, कौन ये महिला है और महिला के चेहरे का जो भाव है वो कहना क्या चाहती है। अभी आप देखेंगे मोनालिसा तो बड़ा फेमस कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। और इस फोटो के माध्यम से इस समय हम देखते हैं कला के क्षेत्र में माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकार उत्पन्न होते हैं, नए नए प्रकार की कलात्मकता को बढ़ाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक खोज प्रारंभ हो जाता है। वैज्ञानिक खोज, कॉपरनिकस। वैज्ञानिक खोज का मतलब क्या है कि हम यूरोप में देखते हैं कि पहले बैलगाड़ी से लोग चलते थे, पहले कृषि कार्य में भी श्रम बहुत होता था, जैसे भारत में हम देखते हैं। लेकिन बाद में वहां पर देखते हैं कि वाष्प इंजन की खोज होने लगी, कोयले के खदान को खोजा जाने लगा, लोहे के को गलाने की पद्धति स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार की जो वैज्ञानिक खोज है, वैज्ञानिक और भौगोलिक खोज, वो पुनर्जागरण की ही देन माना जाता है। कॉपरनिकस ने क्या कहा? पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले स्थापित किया, हालांकि भारत के संदर्भ सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने ही यह बातें बता दी थी, लेकिन यूरोप के संदर्भ में कॉपरनिकस ने ये बातें स्थापित की। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। गैलीलियो है, इसने दूरबीन का आविष्कार किया। हालांकि बहुत इनको कष्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग मानते थे कि ये सारी चीज भगवान, ये सारी चीज जो ईसा मसीह है उनके द्वारा ही किया जा सकता है। इन लोगों ने जब वैज्ञानिक
तर्क दिया तो लोगों ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन बाद में स्वीकृति मिल जाती है। जैसे विलियम हार्वे है, इन्होंने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत ढूंढने निकाला कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, इसका सिद्धांत ढूंढने निकाला। ये सारी बातें जो वैज्ञानिकता की हो रही है, यह पुनर्जागरण की देन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। इस प्रकार पुनर्जागरण ने आधुनिक यूरोप के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी वास्तविक अभिव्यक्ति हम एक्चुअल में देखते हैं प्रबोधन काल के चिंतन में। अब प्रबोधन काल का चिंतन क्या है, इस पर मैं सेपरेट आपके लिए छोटा सा वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि बड़ा मैं मैटर बनाना नहीं चाहता, नहीं तो घंटा 2 घंटे ये क्लास चलती रहेगी। क्योंकि पुनर्जागरण हमारा सेपरेट टॉपिक भी है, और इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला टॉपिक है जो आपका 1 तारीख से शुरू करने जा रहा हूं। ये सब पहले ही आप सीख करके रख लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। हाँ, ये मैं आपको जरूर निर्देश देना चाहूंगा कि मेंस 2024 यानी जो बच्चे अभी 22 तारीख को प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं या नहीं भी करते हैं, उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर ला रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा 2024 के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास उनका समय बहुत लॉस हो गया है। कभी आंदोलन के कारण, कभी एग्जाम बढ़ने के कारण काफी मानसिक अशांति रही है। तो अब आप यूट्यूब के माध्यम से ही वह तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। जो भी बच्चे जहां पर भी है जुड़ सकते हैं। लेकिन 2025, 26, 27 के बच्चों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स हम अलग से ला रहे हैं, क्योंकि यह 2 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। कम से कम यह 2 साल की वैलिडिटी रहनी है, 1 साल तो कोर्स ही चलना है। तो लगभग 1 साल लाइव क्लास आपकी चलती रहेगी, 1 साल उसके बाद और वैलिडिटी आपको रहेगी, यानी 2 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। तो उतना लंबा फ्री चलाना संभव नहीं होता है, क्योंकि सभी टीचर को भी जोड़ना होता है। इसके लिए एक मामूली सा कुछ पेड बैच ला रहे हैं। मामूली ही होता है, आरडब्ल्यू पर कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। मामूली सा एक पेड बैच यहां पर लाने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन रहेगा, मुझे लगता है 1 तारीख को इसकी सूचना, 1 जनवरी को जब नए साल में हम जा रहे होंगे, तो 1 जनवरी को यह सब सूचना आपको मिल जा रही होगी। इस तरह से ये मैटर आपका पूरा होता है पुनर्जागरण का। ध्यान से आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे, छोटा सा मैटर है तो आपको और समझ में आएगा। मैं देखता हूं प्रबोधन काल के चिंतन या ऐसे टॉपिक जो आपको आगे एग्जाम में पढ़ने में दिक्कत होगी और जिसकी चर्चा मेन कोर्स के साथ नहीं हो पाती है, वो मैं पहले ही आपको व्याख्यायित कर देता हूं। एक समझ बन जाएगी तो इतिहास पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है बच्चे, धन्यवाद बहुत बहुत।